आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप सबको दशहरे की ढेर सारी मुबारकबाद। दशहरे के दिन रावण के पुतले को नजर आतिश तो कर दिया गया, लेकिन महंगाई के रावण को कब जलाया जाएगा मालूम नहीं। महंगाई की मार आवाम को कब तक झेलनी पड़ेगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। यहां तक कि सरकार भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। वजह है आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होना। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 35 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 14 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 87 पैसे फी लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 9 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 101 रुपए 78 पैसे फी लीटर है। ये दो शहरों की कीमत हमने आपको बताई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस महीने तकरीबन हर रोज बढ़ी हैं। अक्टूबर महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही पेट्रोल 2 रुपए 80 पैसे और डीजल 3 रुपए 30 पैसे तक महंगा हुआ है, जिसका असर फल, सब्जियों व दीगर अशिया ज़रूरिया पर पड़ रहा है, जिससे आवाम बेहाल हैं। वहीं दूसरी जानिब सरकारी आंकड़ों में महंगाई घटी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई की शरह में अगस्त के मुकाबले सितंबर में कमी दर्ज की गई है, जबकि गुज़िश्ता साल सितंबर के मुकाबले इस बार का सितंबर महीना भारी उसमें इजाफा देखा गया। सवाल ये कि सरकारी आंकड़ों में कम होती महंगाई का असर जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान टी.आर. श्रीनिवास साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और आपका इस्तकबाल। साथ ही साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर अजय उपाध्याय, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, हमारे दरमियान मौजूद हैं। दिल्ली से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल है और आप दोनों को ढेर सारी मुबारकबाद दशहरे की। सबसे पहले टी.आर. श्रीनिवास साहब, आपसे यही सवाल करना चाहेंगे। हालांकि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि थोक महंगाई जो है उसमें कमी दर्ज की गई है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। आवाम को तो कुछ राहत मिल नहीं रही है। इसकी वजह क्या है? कब तक ये, जो मैंने शुरू में कहा कि कब तक महंगाई के रावण को जलाया जाएगा मालूम नहीं, सरकार क्यों नहीं कुछ बता पा रही है? सना जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये अहम डिबेट पे बुलाया और मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं प्रोफेसर साहब, उनको भी जरा मेरा हैप्पी दशहरा, उनको भी मेरी तरफ से मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूं दशहरा की तरफ से। और ये जो आपने सवाल पूछा है बहुत अहम है, उस पर बहुत सारे आंकड़े बनाए गए हैं और जनरली एक रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की जो बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश हुई थी 14 अक्टूबर के आसपास। उन्होंने वो बहुत वाजिब है, क्योंकि जब जब आपका ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होता है, जैसे बैरल पर बैरल आपका इंक्रीज होता है, अभी जैसे 85 के आसपास पहुंच गया है, आपका 15% आपका जनरली आपका इन्फ्लेशन रेट आपका इंक्रीज होता है। जनरली आपका 14% से 15% आपका इन्फ्लेशन रेट जनरली होता है। मगर अगर 7 साल के आंकड़े देखें हमारे, 7 साल के सीपीआई के साथ रूरल और अर्बन इकोनॉमी, और अगर मैं यूपीए से कंपेयर करूं, हमारा अभी 4.8 4.9 के आसपास है। जो आंकड़े आपने करेक्ट बोले, आंकड़े कम बताते हैं, मगर जो राइजिंग ग्लोबल लेवल पे जो प्राइसेस हैं उसका कारण वो कैस्केडिंग इफेक्ट जो कहते हैं, उसका अगर फ्यूल प्राइसेस पे अगर आपको मार पड़ती है तो उसका पूरा इफेक्ट रहता है, वो मैं मानता हूं। और उस पर सरकार पूरी तरह से जो नॉलेज है वो देख रहे हैं। और जिस तरह से, क्योंकि हमारा एक फ्यूल बास्केट होता है, जैसे वो कहते हैं ना ऑयल का बास्केट होता है डिफरेंट प्राइसेस का, उस जगलिंग में अगर कुछ हो सके, कम हो सके, वो उसका भी प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अल्टीमेटली ग्लोबल प्राइसेस पे आपका इन्फ्लेशन पे असर रहेगा, वो तो वास्तविक है। ठीक है अजय उपाध्याय साहब, आपसे सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी का जवाब आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल प्राइसेस हैं उसका असर हिंदुस्तान पर पड़ रहा है। कांग्रेस किस तरीके से देखती है? आप सड़कों पर भी उतर रहे हैं महंगाई को लेकर, लेकिन अगर सरकारी दावों की बात करें तो आंकड़े तो बता रहे हैं कि थोक महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है सितंबर के मुकाबले, अगस्त के मुकाबले सितंबर में, लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी तो उसी कीमत में सारी चीजें खरीद रहा है। सोना साहिबा, आपको और पूरी टीम को, यहाँ हमारे साथी प्रवक्ता श्रीनिवास जी सबको और आपके सभी दर्शकों को
दशहरा की हार्दिक शुभकामना देते हुए, क्या महंगाई का भी रावण जलेगा? ये बड़ा अहम प्रश्न है। जिस तरह से पूरा देश आज महंगाई के रावण से त्रस्त है और महंगाई का रावण जिस तरह से हर घर को कहीं ना कहीं तबाह करने के हालात में है, चाहे घरेलू महिलाओं की बात करें, किचन की बात करें, सब्जी मार्केट की बात करें, गैस पेट्रोल डीजल की बात करें, या यूं कहें खाद्य सामग्रियों में तेल, पूरा देश और पूरे आम जनमानस का हालत खराब है। लेकिन सरकार और सरकारी पक्ष के लोग अभी भी आंकड़ों को खेल में हमको उलझाए हुए हैं और वैश्विक स्तर की महंगाई और राष्ट्रीय स्तर की महंगाई अभी भी वो छदम राष्ट्रीय एक जो गणित अर्थमेटिक्स है वो दे रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि 25 लाख करोड़ रुपए की लूट इस सरकार ने पेट्रोल डीजल के नाम पे की। जब पेट्रोल डीजल का दाम सर्वाधिक विश्व स्तर पर कम था, उस समय भी हमारे देश के वासियों को, नागरिकों को सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ा इस पर, और उस लूट को सरकार जो है फिजूल खर्ची में जरूर खर्च कर रही है, लेकिन आम जनता की जो राहत मिलनी चाहिए वो कभी राहत नहीं मिली। जब दाम कम होता है तो राहत नहीं मिलती, दाम जब बढ़ता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तो कहा जाता है कि दाम बढ़ गया है। आप देखिए ना, अभी भी 108 रुपए प्रति बैरल डॉलर हम 2014 में देते थे और उस समय 71 रुपए हम पेट्रोल देते थे लोगों को। आज का भी यदि लेंगे तो 83 रुपए का डॉलर प्रति डॉलर का होगा मामला अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। और आज हम कितना, हमारे लोग हर चीज पार हो गया है शतक, चाहे पेट्रोल का चाहे डीजल का, और खाने का तेल तो 200 रुपए पार हो गया है, और पकाने का तेल और जो गैस है वो 900 रुपए पार हो गया है। कैसे एक सामान्य आदमी जिएगा? दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस दौरान 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। उन गरीबों के बारे में जरा इस सरकार को सोचना चाहिए था, जो कहती है सबका साथ सबका विकास। क्या गरीबों को मारना ही इनका विकास है? 12 से 13 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम सैलरी पर काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए राहत देना चाहिए था। महंगाई से लोगों को राहत मिलती तो लोगों का कम से कम थोड़े बचत होते। कांग्रेस का भी वही सवाल है टीआर श्रीनिवास साहब, जो आम जनता का सवाल है, और कांग्रेस इस सवाल के साथ सड़कों पर भी उतर रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों, कांग्रेस के मुताबिक कि आंकड़ों से खेल रही है। आंकड़े तो दिखा रहे हैं कि यहाँ थोक महंगाई में कमी दर्ज की गई है पिछले महीने के मुकाबले, लेकिन आम आदमी से जब न्यूज़ 18 उर्दू बातचीत कर रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि जैसा पहले हाल था वैसा आज भी हाल है, कुछ उन्हें राहत नहीं है। तो आम आदमी को राहत कब पहुंचाएगी सरकार? सना जी, हमारे माननीय प्रोफेसर साहब एक चीज पे तवज्जो देना भूल गए कि 1.5 साल हमारे पास कोविड रहा, और कोविड को जो मैनेजमेंट हुआ, और WHO ने भी बोला कि जिस तरह से मैनेजमेंट किया कोई देश ने नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड थिंग ये हुआ कि जो फूड सिक्योरिटी में जो हमने बिलो द पॉवर्टी लाइन जिस चीज को देना था, अन्न देना था, हमने बाकायदा उनको विदाउट इंटरप्शन दिया। उसमें भी पैसा लगता है। दूसरा, जो अन्न, तेल और जैसे अनाज, गेहूं, चावल, ये सब दिया, ये तो मानना चाहिए। तीसरा, प्रोडक्शन, जो कहते हैं ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिल के बराबर ठप हो गई थी, वो मैं भी मानता हूं और पूरी दुनिया को पता, सबको पता है। मगर जो अभी जो जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से इकोनॉमी पिकअप हो रही है, हमारे माननीय प्रोफेसर आपको थोड़ा आंकड़े, इंडस्ट्री के आंकड़े देखने चाहिए। प्री पैंडेमिक लेवल के हायरिंग स्टार्ट हो गया है। जो मानता हूं गरीबी रेखा से नीचे गए, वो जो कहते हैं कि डेली लेबर, माइग्रेंट लेबर्स, वो गए हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, मगर उसको भी रिकॉर्डिंग के लिए और उनको रीडिप्लॉयमेंट, री एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार ने काम किया है। जो नहीं, तो जब सरकार के पास डेटा ही नहीं थे कि माइग्रेंट्स ने कितनी तादाद में माइग्रेट किया उस वक्त, तो सरकार कैसे काम कर रही है ये बताइए। किस डेटा के मुताबिक? आप, या फिर आपके पास होगा डेटा, आप मंजरे आम पर नहीं कर रहे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की पहले से नीति रही है। आपने कहा ना काम कर रहे हैं, तो कैसे काम कर रहे हैं? सना साहिबा, एक मिनट। उत्तर प्रदेश में आपको एक एग्जांपल देता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको रीस्किलिंग करके, उनका रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने उनको जॉब्स में करवाया। उन्होंने सबसे ज्यादा जो जॉब एम्प्लॉयमेंट दिया है हमारे माननीय योगी जी ने दिया है उत्तर प्रदेश में, और बाकी उनका मॉडल फॉलो करके बाकी बीजेपी के स्टेट्स ने किया है। ये फैक्ट है। और मैं आपको फिर बोलता हूं, पैंडेमिक जो था बोल के नहीं आया था, उसके लिए आपको
हिट एंड ट्रायल करके आपको करना पड़ता है। एक जो एक बोलते हैं ना, एक आइडिया काम नहीं आता, आपको बहुत सारे हिट एंड ट्रायल एरर आपको करना पड़ता है। आपको जब हम अब एक एक्सपेरिमेंट करके, हाँ ये आइडिया अच्छा है, अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए उसको, आप और हमने इम्प्लीमेंट किया ये चीज। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, जो बातें टी.आर. श्रीनिवास साहब कह रहे हैं कि आप बहुत एग्जाम्पल्स दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो, लेकिन आप पैंडेमिक को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जब हमारे डिबेट में आते हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो उनका ये कहना पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। तो टी.आर. श्रीनिवास साहब, हम चाहते हैं कि आप भी इस बात को सुने। उनका ये कहना होता है कि वैक्सीन हम फ्री में दे रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल से तो दाम लेंगे उनसे। तो ये कौन सा तर्क होता है? अभी तक आवाम भी नहीं समझ पाया। तो या फिर समझ में ये आता है कि एक तरफ आप मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे पेट्रोल और डीजल से उसका पैसा वापस ले रहे हैं। वैक्सीन के लिए निर्मला सीतारामन जी, जो हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने एलोकेट किया है और एलोकेशन हुआ है। तो और फिर जो बातें भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन आके डिबेट में करते हैं वो गलत है ना? जो हमने वो सिर्फ उलझाने के लिए लोगों को करते हैं। देखिए, वो उनका पर्सनल नजरिया, मैं ठीक है, ओके, पर्सनल नजरिया है, पर्सनल नजरिया वो डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपने उन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक जो चीजें मुल्क ने और पूरी दुनिया ने फेस की, उनका इशारा सीधे तौर पर इशारा किया। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि पैंडेमिक को आप नहीं देख रहे, इससे पहले पैंडेमिक तो आया नहीं था, तो सरकार में थोड़े से लूप होल्स तो आएंगे, तो उसे मैनेज करने के लिए आप लोग वक्त क्यों नहीं दे रहे हैं? दो बातें हैं। पेंडेमिक आया, सबको इसको स्वीकार रहा है, पूरा देश देख रहा था कि पेंडेमिक पे सरकार किस तरह से हाथ में हाथ रख के बैठी रही, आम जनता स्वयं से लड़ती रही, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल रहा पूरा देश देखा है, कोई कहने वाली बात नहीं। अभी श्रीनिवास जी एक अच्छे, हमको लगता है, प्रवक्ता है भाजपा के, और कम से कम व्यक्तिगत तौर पे शायद वो ईमानदार हैं, इसलिए बात को स्वीकार लिया कि जितने जो भाजपा के लोग आकर अपने अपने पर्सनल व्यू यहाँ डाल करके और लोगों को डाइवर्ट करते हैं और झूठ का बखान करते हैं कि वैक्सीन को लेकर के, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, पेंडेमिक में मैं बताना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहब नहीं है, मैंने आप उत्तर प्रदेश से नहीं है। मैंने किसी को गलत नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। मैंने निर्मला सीतारामन जी का एलोकेशन जो बोला है वो बोला है मैंने। सबको पता, मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो एलोकेशन जो 35,000 करोड़ रुपए का है, वो सबको पता है। 35,000 करोड़ रुपए यदि सच में लगाया जाता तो शायद हर आदमी को मुफ्त में वैक्सीन मिलती, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पैनल में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन लिया होगा। सबको पैसे खर्च करके ही वैक्सीन लेने पड़े होंगे। मुझे खुद लेना पड़ा है, 2400 रुपए अकेला मुझे लगाना पड़ा, ऐसे सभी लोग होंगे। देखिए, मैंने मुफ्त में लगाया है और मैंने वापस पीएम केयर में पैसा भी दिया है। हाँ, नहीं, ठीक है, पीएम केयर्स पर अलग से डिबेट करेंगे, उस पर तो बहुत सारी बातें हैं। महंगाई के मुद्दे पर चूंकि बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या रोजगार और जरूर मारे गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग, चुनरियों का हाल क्या रहा, कैसे गंगा में बहती लाशें हैं, सबने देखी है। एक जो फैक्ट मैं देना चाहता हूँ, अभी इस दौरान पूरे विश्व में पेंडेमिक प्रोफेसर साहब, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भूल रहे हैं। मैं वो जजमेंट याद है मुझे, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये जो सरकार है, ये सरकार जो है ये पूरी तरह से निकम्मी हो गई है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को इंगित किया था। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब। नहीं, दोनों चीज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओपनली बोला, जिसने लिटिगेशन डाला था, आपको उसको बोला कि आपको रीति रिवाज आप जानते नहीं, जो गंगा किनारे दफनाते हैं, वो ऊपर से बोला। डिरेल हो रहा है सर, एक सेकंड। आखिर कैसे लगाम लगाया जाए, कोई मशवरा हो तो दें आप। बहुत आसान सी बात थी। हाँ। जिस तरह पेट्रोल डीजल पर ये लोग लूट करके और फिजूल खर्ची कर रहे हैं, उसको अभी फिलहाल पेंडेमिक के टाइम में बंद किया जा सकता था। ये प्राइम मिनिस्टर अपने लिए जो घर बनाने में संसद के नाम पे जो फिजूल खर्ची कर रहे हैं, जिस तरह से हवाई जहाज खरीदने के लिए फिजूल खर्ची कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को बेचकर जो बाकी चीजों में लगाने की बात है, हर आदमी को यदि कुछ पैसे का व्यवस्था कर दिया जाता, जो बार बार हमने, कोई पूरे पेंडेमिक के दौरान 5 किलो चावल और 1 किलो दाल के अलावा कोई भी चीज किसी को राहत नहीं मिली, वो भी पीडीएस के नीचे के लोगों को, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमारी सरकार ने थी और उसमें लोगों को अधिकार है। फिजूल खर्ची पर ज्यादा तवज्जो कर रही है सरकार, इसलिए जनता बेहाल हो रही है। टी.आर. श्रीनिवास साहब, कांग्रेस का ये कहना है।
सना जी सबसे पहले इनकी सबसे बड़ा झूठ, जो प्लेन जो एयर इंडिया 1 बना है वो कांग्रेस के टाइम में खरीदा था, उसको यूटिलाइज किया गया, पहले कमर्शियल में था 2014 से पहले, उसको लेके रिट्रोफिट करा गया अमेरिका भेज के, कांग्रेस मना करती है सबसे पहले। सेकंड थिंग सेंट्रल विस्टा के प्लानिंग के बारे में यूपीए 2 में भी प्लानिंग हुआ था, हमने आगे बढ़ाया ये बात। कोविड के टाइम बनाने की जरूरत नहीं, कांग्रेस यूपीए 2 ने ही इस बात को रोका है। कोविड के समय पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जान बचाइए। हमारी सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हर एंगल में देखेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन श्रीनिवास जी कितना है ये, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, जो पार्लियामेंट हाउसेस जो सरकारी आम लोगों का, आम आदमी का एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये सवाल है कि तो कोई डेटा तो होगा ना, फीसद होगा ना, कितने % आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया? 14 करोड़ लोगों का एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है, 14 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। बताइए, आपको मौका दिया जाता है, बताइए। देखिए, या फिर हर मौजू की तरह इस पर भी डेटा ही नहीं है सरकार के पास। सबसे पहले आप ईपीएफ का डेटा देखिए, कितना ईपीएफ अकाउंट्स खोले हैं, आपको वही पता लग जाएगा। वो मैं घर में बैठ के मैं उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, ये जो इंडस्ट्री का डेटा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल नॉन आईटी ओल्ड इकोनॉमी, प्री पैंडेमिक लेवल पे इनका अगस्त सितंबर से उनका हायरिंग चालू हो गया है। इट हैज गॉन बियॉन्ड प्री पैंडेमिक। आप ये देखिए, रिपोर्ट्स आए हैं विदाउट, जो आप बोल रहे हैं 25 करोड़ 40 करोड़, देखिए जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वापस आए हैं, जो जहां वो छोड़ के गए थे वो वापस आए हैं, और उनको वापस वही एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ऑलमोस्ट वो उनको संगठित करने की कोशिश की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी श्रम पोर्टल है उसको बनाया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रही है। टीआर श्रीनिवास साहब का ये कहना है कि अगर किसी को डेटा की जरूरत है तो ईपीएफ अकाउंट का डेटा देख लें, फिर उसके बाद ये बात वाजे हो जाएगी कि सरकार इस समत में क्या कुछ काम कर रही है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस का क्या इस तरफ ख्याल गया? देखिए सना साहिबा, सबको पता है ये झूठ का सिर्फ बवंडर खड़ा करना, झूठ का प्रचार करना, फेक न्यूज चलाना, इसके अलावा कुछ नहीं है इस सरकार के पास। सबको पता है कि बेरोजगारी की दर कितनी है, बताए ना, 8.7 थी, अब लगभग 10% पर तो बेरोजगारी की दर है। ये सरकार या तो बेरोजगारी की दर को झूठ बोल रही है या अपने एपीएफ के डाटा को झूठ बोल रही है, ये तो इसको खुद तय करना है। मनरेगा में लोगों की रोजगार का जो सबसे छोटा यूनिट है, अब सुन लीजिए, मैंने आपके बीच नहीं बोला है, आप भी बोलेंगे फिर, तो बीच में जिस तरह से मनरेगा में जैसे लोग गए थे, मनरेगा में लोगों को रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं बढ़ा है। राज्यों की बात है, स्किल मैपिंग की बात जरूर उत्तर प्रदेश सरकार की थी जब माइग्रेंट वर्कर गए थे और संगठित मजदूर के क्षेत्रों के काम करने वाले लोग, एक सिंगल आदमी को काम नहीं मिला है, सिर्फ झूठ का। जब आरटीआई से पूछा जाता है सरकार से, तो सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं उपलब्ध है और कहती है ईपीएफ में बढ़ा है इसलिए आप बात कर लीजिए। ये सब झूठे। देखिए, सरकारी क्षेत्र में लाखों की संख्या में रोजगार जो है, नौकरी जो है, खाली पद खड़े पड़े हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय में 48,000 नौकरियां खाली पड़ी हुई है, उसको भरने का सरकार काम नहीं कर रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हजारों की संख्या में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी देश के लिए है, वहां हजारों की संख्या में खाली पड़े हुए हैं। जब लोगों को रोजगार नहीं रहेगा, महंगाई से आप मारेंगे लोगों को, लोग जिएगा कैसे? ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जाने के लिए ही ये सरकार बनाए हैं क्या, कि जो लोग थोड़े बहुत संपन्न थे, खाते पीते थे, वो लोग अब बीपीएल फैमिली में चले जाएं और 150 रुपए का झोला और 50 बहुत बड़ा इल्जाम टीआर श्रीनिवास साहब भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कि क्या सरकार आपकी जो खाते पीते लोग हैं, मुतवस्सित घराने के लोग हैं, उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लाना चाहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूं, मैं आपको फिर बताता हूं, पैंडेमिक के टाइम में बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए हैं। मैं वास्तविकता को एक्सेप्ट करता हूं। पैंडेमिक टाइम में क्योंकि उस वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं था, उसके बाद मई जून में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका जब चालू हुआ,
माइग्रेंट ठीक है। वर्कर्स वापस गए। ठीक है। आपने अब ये उस टाइम के बताइए कि बाद आम आवाम ये जैसे जानना मैं चाहती है कि चलूंगा अगर सरकार से ये और- सवाल किया जाता है कि महंगाई कब कम होगी तो कब कम होगी, इसका जवाब क्या है? सना साहिबा इसका जवाब एक ही है। पहले एनडीए के टर्म में जो हमारे बाकायदा थे यूपीए 2 छोड़ के गया। उस टाइम पे ये बोल रहे थे ना प्रोफेसर साहब कि हमने जब बैरल का प्राइस कम था तब भी हमने कुछ नहीं किया, उसको भरने में गया। अभी ठीक है, जो ऑयल बॉन्ड की बात इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं जो आप। इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं, है मैं कुछ और जो बताता एम्प्लॉयमेंट हूं, जनरेशन बताता स्कीम्स हूं। है, बार बार बात वही चली आती है Oil bonds कि की- कांग्रेस छुपने की के लिए- सरकार ने इतना ज्यादा बकाया छोड़ दिया था जिसको नहीं, भरने में नहीं, लगी हुई है नहीं, सरकार। उसका- डॉक्टर जी उपाध्याय ये साहब, जल्दी सरकार- आपका रिएक्शन। ये सरकार और भाजपा के लोग के पास अब कोई मुद्दा है नहीं इसके लिए, तो वही एक बहाना लेते हैं। ये ऑयल बॉन्ड का कंसेप्ट वाजपेयी जी के समय से ही चल रहा है, कोई कांग्रेस ने नहीं लाया था। शायद इनको नहीं जानकारी है तो इसको दुरुस्त करें। और कांग्रेस के समय में जो ऑयल बॉन्ड है उसका मात्र अभी तक इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए ही दिया है, जबकि 25 लाख करोड़। सुन लीजिए एक एग्जांपल बताइए, ईरान का भरपाई किसने छोड़ा था? 25 लाख, सुनो ना, 25 लाख करोड़ रुपए आपने कमाया है लोगों के जेब को लूट करके, और सिर्फ 35,000 करोड़ रुपए आपने दिया ऑयल बॉन्ड के मामले में। तो आप बताइए ना भरपाई कितने की हुई? आम जनता से आपने 24 लाख ये सरकारी आंकड़े भले ही कम और ज्यादा हो, लेकिन आम आदमी को सिर्फ इतना समझ में आता है कि जब वो किसी दुकान पर जाते हैं तो जो आटा और जो चावल वो खरीदते थे वो दाम, उसकी कीमत वैसी की वैसी बरकरार है। इसीलिए सवाल ये उठता है कि सरकार से अगर सवाल किया जाए कि महंगाई कब खत्म होगी तो उसका जवाब नहीं मिलता, जैसे कि आज नहीं मिला। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दो खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।